हेलो फ्रेंड्स। लास्ट कुछ वीडियोस को आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मैं जब सब ये वीडियोस एक बार ऐसे ही सब देख रही थी तो मुझे लगा कि मैंने एक बेसिक वीडियो कि जब भी कोई पेशेंट हमारी क्लिनिक में आता है तो हम उसको कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे हम उसके डायग्नोसिस तक पहुँचते हैं और हमारा उसको ट्रीटमेंट के लिए कैसे क्या दवाई देना है, कैसे टेस्ट करवाना है, इन सब का एक ओवरव्यू मैंने आपको शायद कभी दिया ही नहीं। कि हमारे एक पेशेंट के साथ रिलेशनशिप जो होता है, जो एक पेशेंट जब आते हैं हम क्या करते हैं उनके साथ में, तो फर्स्ट स्टेप से लेके आगे फॉलोअप तक, क्योंकि एक बार किसी को गठिया हुआ तो काफ़ी सारे ऐसे गठिया होते हैं जो लाइफ लॉन्ग के लिए होते हैं। तो एक जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बनता है वो कैसे बनता है फर्स्ट डे से लेके और आज तक के लिए, कि जब तक पेशेंट हमको फॉलोअप कर रहे हैं। अब काफ़ी पेशेंट्स तो ऐसे मेरे पास हैं जो सालों से मेरे को दिखा रहे हैं, और कुछ पेशेंट हैं कि 15 साल 20 साल तक का भी फॉलोअप है मेरे पास में, और उनसे तो समझो जैसे घर जैसा संबंध हो गया है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे पेशेंट्स को अप्रोच करते हैं और हमारा उनके प्रति आगे कैसे एटीट्यूड रहता है। तो पहली बात कि जब पेशेंट आते हैं तो कुछ ना कुछ तकलीफ़ जो रहती है उनकी, तो अगर रूमेटोलॉजी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो कहीं दर्द होगा या कहीं कुछ और प्रॉब्लम होगी, बनी बात है। इसलिए किसी डॉक्टर ने उनको या तो हमारे पास रेफ़र किया होगा या किसी रिलेटिव से सुन के हमारे पास आए होंगे, या कहीं कुछ आजकल तो सब एडवांस हैं तो डिजिटल उसमें गूगल में देख के या ऐसे यूट्यूब से ही कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो वीडियो देख के लगता है कि हाँ हमको डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए, तो ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो हम जानना चाहेंगे पेशेंट से कि उनकी एक हिस्ट्री टेकिंग जो हम करते हैं, कि पेशेंट को प्रॉब्लम कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, फिर एक एक पॉइंट को धीरे धीरे खोल के हम उसकी डिटेल्स में जाते हैं। अगर दर्द है तो किस टाइप का दर्द है, कहाँ पे दर्द है और कितने टाइम से है, किस टाइम पे ज़्यादा होता है, सुबह होता है, शाम को होता है, चुभन वाला दर्द है कि दबने जैसा वाला दर्द है कि सुन्न होता है, मतलब एक दर्द की भी डिटेल में जाना। फिर उसके साथ में सिर्फ दर्द ही नहीं, कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें स्किन इन्वॉल्वमेंट होता है, तो कहीं खुजली आ रही है, कभी बाल झड़ रहे हैं, कभी स्किन में कोई रैशेज आ रहे हैं, मुंह में छाले हो रहे हैं, ऐसे 100 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चनर की लिस्ट तैयार रहती है, जिससे कि हम पेशेंट को जब पहली बार आते हैं तो वहाँ से शुरू करते 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 उसमें से एक लाइन में हम आगे बढ़ते हैं। और साथ में इम्पॉर्टेंट रहता है कि ये हिस्ट्री के बाद में कुछ उनकी पास्ट हिस्ट्री, कि भाई इमीडिएट पास्ट में कहीं उनको कोई इन्फेक्शन हुआ था, या जैसे आजकल चिकनगुनिया वगैरह होता है तो उसके कारण भी जॉइंट पेन्स हो जाते हैं, या फिर पीछे कुछ डायरिया और यूरिन इन्फेक्शन या इस टाइप का कोई एपिसोड हुआ, उसके बाद कहीं ये दर्द तो नहीं स्टार्ट हुआ। फिर थोड़ी दूर की पास्ट हिस्ट्री की भी, उनको डायबिटीज़ है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, क्योंकि वो सबको भी मैच करते हुए हमको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। और कई बार तो इनफैक्ट थायराइड और डायबिटीज़ के कारण भी जॉइंट पेन्स होता है और कुछ नहीं निकलता, सिर्फ पता चलता है कि शुगर कंट्रोल नहीं थी इसलिए पेन हो रहा था, या थायराइड बढ़ा हुआ था इसलिए पेन हो रहा था। तो ये इमीडिएट पास्ट हिस्ट्री, दूर की पास्ट हिस्ट्री, एंड देन और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है फैमिली हिस्ट्री भी। कई बार कुछ ऐसे आर्थराइटिस होते हैं जो वारसागत होते हैं, जो फैमिली में रन करते हैं, तो वो फैमिली हिस्ट्री भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और एक सोरियाटिक आर्थराइटिस के बारे में आपको मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ ज़रूर जोड़ दूँगी। उसमें मैंने कहा था कि ये बहुत अनोखे टाइप का आर्थराइटिस होता है, कि घर में सोरियासिस किसी और को होगा, आर्थराइटिस दूसरे बंदे को होगा। तो जब तक हम उनको कोरिलेट नहीं करेंगे उस हिस्ट्री को, तब तक हम सोरियाटिक आर्थराइटिस की डायग्नोसिस तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस तरह से हिस्ट्री जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। देन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें हमको थोड़ा पर्सनल हिस्ट्री में भी जाना पड़ता है। उनकी बैकग्राउंड क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है, बैठे वाला काम है, भारी वजन उठाने वाला काम है, टीचर्स हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखना पड़ता है, कोई ड्राइवर होते हैं कि ड्राइविंग ज़्यादा करनी है, लॉन्ग टाइम की उनकी सिटिंग रहती है, हैवी व्हीकल ड्राइव करते हैं। सो ऑक्यूपेशन में जब हम पर्सनल हिस्ट्री में उसमें जाएंगे तो उससे भी हमको काफ़ी इंसाइट्स मिलती हैं। तो इस तरीके से कुछ कुछ हिस्ट्री से हमको
एक पेशेंट को ओवरव्यू मिल जाता है। मतलब रूमेटोलॉजी में अगर आप देखें तो 90% ऑफ द काम जो होता है ना वो हिस्ट्री में हमको समझ में आ जाता है। पेशेंट से हम जो इनिशियल 5-10 मिनट 15 मिनट जो ये हिस्ट्री लेते हैं, बात करते हैं, मन में हमारे एक पिक्चर बन जाता है कि हाँ इनको ये शायद सब चीज़ें हो सकती हैं। तो हमारे दिमाग में 2-3 डायग्नोसिस एक बार बैठ जाती है। फिर उसको कंफर्म करने के लिए आगे का स्टेप आता है। तो नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन। अभी तक तो बातचीत ही चल रही थी पेशेंट से, अब हम एग्जामिन करेंगे। अगर पेशेंट जोड़ों का दर्द के बोल रहे हैं तो हम एक एक जॉइंट, जैसे उंगलियों के जॉइंट हैं तो उनको हम ऐसे बराबर दबा के देखेंगे, ये जॉइंट में इधर इधर कहीं दर्द है, सूजन है, तो फील करके भी समझ में आता है कि अगर ये जॉइंट का पेन है या ये नस का पेन है या मसल्स का पेन है। एक एक जॉइंट का एग्जामिनेशन है, कलाई है, एल्बो है, शोल्डर्स है, नी में भी कई होता है कि भाई एक सूजन है, एक घिसने का पेन है, किसी को लिगामेंट की इंजरी होती तो वो अलग टाइप का फीलिंग देता है एग्जामिनेशन में। तो एक एक जॉइंट को भी हम एग्जामिन करके हम डिटरमिन कर सकते हैं कि भाई ये किस टाइप के गठिया की तरफ जा रहा है। ऐसे ही नेक पेन, बैक पेन, हर एक चीज़ का प्रॉपर एग्जामिनेशन एक बार हिस्ट्री में आ गया तो हमको आइडिया लग जाता है कि हमको किस डायरेक्शन में जाके एग्जामिन करना है। अब हो गया हिस्ट्री, अब हो गया एग्जामिनेशन। इसमें 95% ऑफ द टाइम हमारे डायग्नोसिस जो पहले हमने 3-4 चीज़ें शायद सोच रखी होंगी, अब उसमें से हम 2 या 3 दो चीज़ पे आ गए कि भाई इन दो में से कोई एक होगा और तो कुछ हो नहीं सकता है। अब आती है ब्लड टेस्ट की बारी। तो ब्लड टेस्ट होता है फाइनल कंफर्मेशन के लिए कि जो हमने सोचा है वो सही है या नहीं है। तो ये जो टेस्ट होते हैं ये डॉक्टर्स आपको जो आपके सिम्टम्स और जो भी आपके एग्जामिनेशन में उनको लगा उस हिसाब से अलग अलग टेस्ट कराएंगे। क्योंकि आर्थराइटिस बहुत टाइप के होते हैं, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि आर्थराइटिस जो होते हैं 100 टाइप से ज़्यादा टाइप के आर्थराइटिस होते हैं। तो उसमें टेस्ट भी इसलिए नाना प्रकार के टेस्ट आएंगे। तो अब एक एक टेस्ट करने बैठेंगे तो फिर हज़ारों का बिल बन जाएगा। जब हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से हमको एक डायरेक्शन मिल गया तो हम वो टेस्ट को छोटा करके 3 या 4 टेस्ट के लेवल पे ले आते हैं। फिर उतने ही टेस्ट में मैक्सिमम ऑफ द टाइम हमको डायग्नोसिस मिल जाती है। और उस टेस्ट की रिपोर्ट्स, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और रिपोर्ट, ये 3 के बेसिस पे फिर शुरू होती है दवाई। अभी दवाई में भी कुछ फैक्टर्स अगेन हैं जो हमको ध्यान में रखना होता है कि अगर आर्थराइटिस है तो सबको एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं चलता। जैसे आपको कोई एक दवाई शुरू होगी, दूसरे पेशेंट को दूसरी दवाई होगी, तो इट हैज़ टू बी पर्सनलाइज्ड। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है एक तो एज ऑफ द पेशेंट, बच्चे हैं या एल्डरली हैं तो हमको उनको उस हिसाब से दवाई देनी पड़ेगी। जो मेरा एक प्रिंसिपल रहता है मोस्टली कि दवाई भले फ़ायदा करे या ना करे, नुकसान नहीं करनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज़ सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। तो दवाई ऐसी दे जो एटलीस्ट पेशेंट को नुकसान नहीं करे। कई बार ऐसा तो भी हो जाता है कि कोई दवाई साइड इफ़ेक्ट कर जाएगी या कोई दवाई आपको नहीं सूट कर पाएगी, पर उसके लिए भी फिर हम पहले से ही पेशेंट को बता के चलते हैं कि ये दवाई में हो सकता है आपको ये होगा प्रॉब्लम, तो आप ज़रूर उस चीज़ को यहाँ पे नोटिफाई करिएगा या हमारे क्लिनिक पे फ़ोन करिए या व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो वो पेशेंट को हम वार्न करके उस हिसाब से ही भेजते हैं। बट कुछ एज ग्रुप ऐसे होते हैं जिसमें हम खास ध्यान रखते हैं। तो जैसे बच्चों में जो गठिया होता है या एल्डरली जो 70 अप जो हैं जिनमें जो आर्थराइटिस है, क्योंकि इनके वाइटल ऑर्गन्स थोड़े बाकी भी जो हैं थोड़े कमज़ोर, लिवर किडनी पे ध्यान रख के ही दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। देन कुछ स्पेशल कंडीशन जैसे लेडीज़ हैं जो इनको प्रेगनेंसी प्लान करना है या डिलीवरी जस्ट हुई है, ब्रेस्ट फीडिंग वाले स्टेज में है, तो हर दवाई उस स्टेज में नहीं दी जा सकती क्योंकि वो बेबी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो हम पेशेंट से जब हिस्ट्री लेते हैं तो वो चीज़ भी उसमें क्लियर पूछ ही लेते हैं, तो उस हिसाब से भी ट्रीटमेंट हमारा डिफरेंट रहेगा इस कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स के लिए भी, ताकि मदर को या प्रेगनेंसी प्लान करने वाली लेडी जो है उनको पेन से रिलीफ भी मिलता रहे, बट एट द सेम टाइम उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना हो या बेबी को कोई नुकसान ना हो जब वो ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। अब इसके अलावा चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, कुछ ऐसी साइड में कंडीशंस हैं भाई, जैसे किसी को डायबिटीज़ है या किसी को हाई ब्लड प्रेशर है जो कंट्रोल में नहीं है,
या कुछ और कंडीशन ऐसी हैं जिसकी वजह से कुछ और लंबी बीमारियों की दवाइयाँ अगर चल रही है तो भी हमारा ट्रीटमेंट उस चीज़ से इफ़ेक्ट होता है। सपोज़ कोई पेशेंट को इन्फेक्शन है, टीबी का इलाज चल रहा है, अभी टीबी की दवाई और गठिया की दवाई दोनों मिल के तो बाप रे लिवर किडनी में क्या खिचड़ी पकेगी। तो जब भी ऐसा जब डायलेमा होता है तो हमको पेशेंट का रिलीफ भी मिलता रहे और एट द सेम टाइम दवाइयों की खिचड़ी पकने से साइड इफ़ेक्ट ना हो, वो भी दिमाग में रख के दवाइयों का कॉम्बिनेशन डिसाइड करना पड़ता है। प्लस अब आता है, अगर सब चीज़ क्लियर है तो सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़ कितनी है। अगर एक दो जॉइंट में पेन है या माइल्ड आर्थराइटिस है तो हम हल्की दवाई देंगे। अगर सिवियर है आर्थराइटिस की, पेशेंट को चलना उठना बैठना भी मुश्किल हो रहा है, व्हीलचेयर में पेशेंट क्लिनिक पे आते हैं, तो उस केस में फिर हमको थोड़ा एग्रेसिव और हैवी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं और उसको भी हम जल्दी कंट्रोल करके फिर चाहेंगे कि हम जल्द से जल्द उसको कंट्रोल में लेके फिर दवाइयों का डोज कम कर पाएँ। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं जब पहली बार पेशेंट क्लिनिक पे आते हैं। उनको देख के, एग्जामिन करके, रिपोर्ट्स करा के फिर ट्रीटमेंट प्लान करना। आपको ऐसा लगता होगा कि आए 5 मिनट में डॉक्टर ने दवाई लिख दी, ये तो काम हो गया इनका। पर ये जो सालों का एक्सपीरियंस, सालों का जो पेशेंट से बात करना, समझने में जो चीज़ जाती है, अब शायद हमारी स्पीड बढ़ गई हो वो चीज़ करने में, बट ये पिछले 20-25 साल में यही सीखा है कि पेशेंट, अब तो ऐसा हो गया कि पेशेंट जब क्लिनिक में चल के आते हैं उसमें से हमको पता चल जाता है कि इनको क्या प्रॉब्लम होगी। बट दिस कम्स विथ एक्सपीरियंस। बट जो मेंटली जो है प्रोसेस यही चलता है दिमाग में, 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप यही चीज़ हमारे दिमाग में चलती है। अब पेशेंट का ट्रीटमेंट तो शुरू हो गया, उसके बाद आता है फॉलोअप की बारी। 1 महीने का दवाई लिया तो इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ। तो अब पेशेंट जब सेकेंड टाइम आते हैं तो हम फिर उनसे एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कि पहले जितने जोड़ों में दर्द था उससे कम हुए कि नहीं हुए। ब्लड टेस्ट भी हम कुछ करवा के देखेंगे। अब इस बार का ब्लड टेस्ट का पर्पज़ ये रहता है कि हमने जो दवाई दी उससे फ़ायदा और नुकसान दोनों का एनालिसिस करना होता है। अगर दवाई फ़ायदा कर रही है तो ब्लड पैरामीटर्स जो आर्थराइटिस के होते हैं वो कम होने लगते हैं, और साइड इफ़ेक्ट होगा तो हम उसके हिसाब से लिवर किडनी की भी जांचें करवाते रहते हैं कि भाई पता चले कि मेरी कोई दवाई इनको साइड इफ़ेक्ट तो नहीं कर रही है। और ये टाइम टू टाइम होता है, हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपका एक बार सही आया रिपोर्ट तो अगली बार भी वैसा ही आएगा, क्योंकि आर्थराइटिस भी कम ज़्यादा होता है, उस हिसाब से दवाइयाँ कम ज़्यादा होती हैं। मौसम के हिसाब से आर्थराइटिस वेरिएबल होता है तो हम उस हिसाब से दवाइयों का डोज भी कम ज़्यादा कर लेते हैं। इसलिए हम हर बार पेशेंट्स को बोलते हैं कि अपनी मर्जी से दवाई ना लेते रहें। हमारे दिमाग में एक जो प्रोग्रामिंग चलती है कि भाई 3 महीने में ये टेस्ट करवा के देखना है, या इन पेशेंट को हर महीने ये टेस्ट करवाना ज़रूरी है, तो कुछ ना कुछ सोच के ही हम ये चीज़ बोलते हैं। और कुछ पेशेंट जिन पे मुझे कॉन्फिडेंस है कि भाई इनकी दवाई तो सेट है, सब सही चल रहा है, तो मैं 6-6 महीने की भी दवाई इकट्ठे लिख के दे देती हूँ कि भाई इतना आप लेते रहो, 6 महीने बाद मिलेंगे, सब सही चल रहा है। तो पेशेंट टू पेशेंट वेरिएबिलिटी रहती है कि हम कब टेस्ट करवाएंगे, कितने महीने में वापस बुलाएंगे, और उनके रिस्क फैक्टर को एसेस करके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी। तो जो फॉलोअप का जो है, जो ड्यूरेशन होता है, दैट इज़ बेसिकली आपकी सेफ्टी के लिए। तो जब भी आपको डॉक्टर बुलाते हैं, जिस टाइम फ्रेम में बुलाते हैं, आप ज़रूर उस टाइम पे आपका चेकअप विद द ब्लड रिपोर्ट जो भी आपको एडवाइस किया हो आप ज़रूर दिखाएं, क्योंकि वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जहाँ जितना कि डायग्नोसिस तक की पार्ट इम्पॉर्टेंट थी। सिर्फ डायग्नोसिस हो जाने से कहानी ख़त्म नहीं हो जाती, एक्चुअल कहानी तो वहाँ से शुरू होती है। फिर ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, एक बार फॉलोअप, 2 बार, 5 बार, कितनी बार होगा, तो ये भी आपको डॉक्टर पहले दूसरे फॉलोअप में आपको बता पाएंगे कि आपका गठिया मिटने वाला है या रहने वाला है लाइफ लॉन्ग। तो उस हिसाब से आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि अगर मिटने वाला है तो वो आपको बोल देंगे 6-8 महीने की बात है, आप इतने दिन दवाई लो, धीरे धीरे करके हम दवाई बंद कर देंगे। कुछ गठिया ऐसे होते हैं जो लाइफ लॉन्ग चलते हैं। इट इज़ लाइक जैसे किसी को बीपी हो गया या डायबिटीज़ हो गया, मिटेगा तो नहीं, कंट्रोल ही होगा ना वो भी, तो वो भी अप डाउन होता है। सिर्फ डॉक्टर्स उसमें दवाइयों का डोज ऊपर नीचे करते हैं, अगर नहीं काम कर रही तो दवाइयाँ बदल के देते हैं। तो गठिया के साथ भी वैसा ही चलता है कि आपका डोज ऊपर नीचे करना पड़ेगा, आपके दर्द के हिसाब से, मौसम के हिसाब से,
साइड इफ़ेक्ट के हिसाब से। और फिर अगर नहीं काम कर रही है दवाई तो दवाई चेंज भी करनी पड़ सकती है, कभी इंजेक्शन पे शिफ्ट करना पड़ सकता है। तो वो ट्रीटमेंट जो है लाइफ लॉन्ग का ट्रीटमेंट है, दवाई बंद नहीं होगी पर डोजेस वेरिएबल रहेंगे और डॉक्टर को विजिट करते रहना ज़रूरी है टू जस्ट कंफर्म कि भाई आपका सही ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है दवाइयों का। तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट आपका सही साथ अच्छे से चलता रहेगा। अब ये जो प्रोसेस है ये हर पेशेंट के साथ होता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, एंड देन उसमें कितनी सीवियर डिजीज़ है चाहे माइनर डिजीज़ है, बट जो प्रोसेस है वो आपको डॉक्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड विजिट तक पूरा बता सकते हैं। तो आज मैंने कोशिश की कि इसके एक समरी आपको दूं कि हमारा ये दिमाग में कैसे एक स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम चलता है। जब भी पेशेंट आता है देखने को 5 मिनट में हो जाता है, बट इसी चीज़ की सालों की प्रैक्टिस है जिससे हम आप लोग को ये डायग्नोसिस दे पाते हैं और आपको ट्रीट कर पाते हैं। अब इससे रिलेटेड अगर आपको और कुछ पूछना हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मुझसे पूछिए। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। थैंक यू।